Hey guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Very warm greetings of the day. Today we are going to discuss about the next topic, that is electronic configuration. Again, this topic belongs to chapter atomic structure. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, सबसेल्स में और सेल्स में रहते हैं. तो दोस्तों, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे, फिर किस सबसेल में प्रेजेंट होंगे, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, उन सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इलेक्ट्रॉनिक इज पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर distributed or configured. So distribution of electrons in different cells, subcells and orbitals is electronic configuration. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सेल के अकॉर्डिंगली, के सेल, एल सेल, एम सेल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो 8th-9th स्टैंडर्ड में ही देख लेते हैं. सब सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डिफरेंट atoms and their corresponding ions are written according to following four rules. ये 4 रूल है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के. अब प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड N+L रूल. चारों रूल की अपनी अपनी जॉब है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो अपना रोल अदा करेंगे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम एंड आयन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट 3 रूल्स मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज होंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग देखेंगे अब प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फर्स्ट 3 रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर writing electronic configuration of molecules and polyatomic ions as well. बट ये फोर्थ वाला रूल सिर्फ एटम और उनसे बनने वाले मोनो एटॉमिक कैटायन और मोनो एटॉमिक एनायन के लिए ही N+L रूल एप्लीकेबल है. और वो जो एटम और आयन, मोनो एटॉमिक एटम और आयन जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए N+L रूल नहीं होता. अब देखो, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में 2s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करें या 1s में या 3p में या 4d में, किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे करें फिल, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्रिंसिपल बताता है. आप प्रिंसिपल डिफरेंट सबसेल्स में और उस सबसेल्स के डेफिनेटली ऑर्बिटल्स में किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा. अब प्रिंसिपल, अब वो जो वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड है, एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है. अब मीन्स टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप. तो अब इज जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप. इट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट. हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये दोनों नाम साइंटिस्ट के नाम पर हैं, बट दिस इज जस्ट जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप. ओके, अब देखो डिफरेंट सबसेल्स में किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएं, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किए जाएं, वो अब प्रिंसिपल आपको बताएगा. हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताएगा, एक सबसेल में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं. व्हाट वी मीन बाय वर्ड डीजनरेट, डीजनरेट मींस इक्वल एनर्जी, डीजनरेट मींस सेम एनर्जी. जैसे p सबसेल के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz. तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं. s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो बराबर एनर्जी होती नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. एक ही ऑर्बिटल है तो किससे कंपेयर करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे तो ही हम लोग देखेंगे कि बराबर एनर्जी या नहीं एनर्जी है, बराबर एनर्जी है या नहीं है फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल. पॉइंट टू बी नोटेड. तो p सबसेल के तीन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, d सबसेल के 5 ऑर्बिटल थे तो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं. f सबसेल के 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं. तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स मींस ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी. p सबसेल के कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, 3. d सबसेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल में 5 डीजनरेट है, dxy yz, dzx, dx square means y square and dz square.
5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, एफ सब सेल के 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो डिफरेंट सबसेल्स में किस में इलेक्ट्रॉन पहले डालें, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में डालें, वो प्रिंसिपल बताता है। एक सबसेल के जो पी डी एफ के 3, 5 और 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उन डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह कॉन्फ़िगर करें, एक ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल में कैसे रखें इलेक्ट्रॉन, वो हंट्स रूल बताता है। और एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखा जाए फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल, उसके लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड दीज टू मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज स्पिन तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि एक सबसेल के जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उन डी जैसे पी के 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आना किसी भी ऑर्बिटल में स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर फिल्ड सिंगली, सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड इफ ऑल डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर फिल्ड सिंगली देन पेयरिंग स्टार्ट्स, ये बोलता है। अब प्रिंसिपल बोलता है डिफरेंट सबसेल्स में 2s 3s 4p 5d अलग अलग सबसेल है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरेंगे। सब लोग एक सिंपल रूल जानते हैं, ग्रेटर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ये एक नारा है जो केमिस्ट्री में हम बार बार यूज करते रहेंगे, केमिस्ट्री के फेमस नारों में ये एक नारा है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो क्या नारा है, पूरी केमिस्ट्री हम लोग यूज करेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी ही स्टेबिलिटी कम है, और जितनी कम एनर्जी है उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा है। ग्रेटर द एनर्जी लेसर द स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो अब वो प्रिंसिपल बोलता है कि उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और वो पूरी तरह फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उस सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जिसकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा। जैसे 1s सब सेल में एनर्जी सबसे कम होती है तो पहले 1s सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो लोवेस्ट एनर्जी का होता है सब सेल, फिर 2s फिर 2p, ये मैं एनर्जी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये डिफरेंट सबसेल्स की एनर्जी कैसे देखें, अब प्रिंसिपल ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल्स और डिफरेंट सबसेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम सबसेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी और ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, किस सबसेल की एनर्जी कम होगी, उसके लिए रूल है n+l रूल। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर है। n+l रूल बोलता है कि जिसका n+l बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी सबसेल की, जिसका n+l बराबर, तो जिसका n+l अगर बराबर हो जाता है तो जिसका n बड़ा उस सबसेल की एनर्जी बड़ी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n+l ग्रेटर द एनर्जी ऑफ सबसेल, हमें तो सबसे कम एनर्जी वाले सबसेल से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करना है। तो गाइज एंड गर्ल्स, दीज आर 4 रूल्स। हम सभी एटम और उनसे बनने वाले कैटायन और एनायन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, तो एटम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं यूजिंग दीज रूल्स। चैप्टर का ही नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसका ये टॉपिक है। तो और हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट। तो सब में यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने के लिए भी सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपना रोल रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज प्री रिक्विजिट टू स्टडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, although this is part of atomic structure as already discussed. Guys and girls, तो डिफरेंट सबसेल की एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए n+l रूल से देखेंगे। किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरे बाद में किस में भरे, वो प्रिंसिपल है। और एक सबसेल के किस ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉन्फ़िगर करें, उसके लिए हंट्स रूल है। और एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें वो। तो डिफरेंट सबसेल्स, फिर एक ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल, और फिर एक ऑर्बिटल डिफरेंट सबसेल्स में, फिर एक
सब सेल के ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन रखें और ये किसके लिए है, एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें उसके लिए। रिमेंबर ये रूल्स हैं, इन रूल के अकॉर्डिंगली जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों, इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके काफी कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस की तौर पर भी आपको दिखाई देंगे। खासकर जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन में आते हैं वो एक्सेप्शंस ऑफ आवर प्रिंसिपल होते हैं कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिटन एज पर आवर प्रिंसिपल। तो एक्सेप्शंस ऑफ आवर प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर देयर आर मेनी एक्सेप्शंस that we will study later on। पर पहले हम जनरलाइज सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, let us understand that at the very beginning of electronic configuration distribution। अब वो एक्सेप्शन जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक, इन रूल के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उनका स्पेक्ट्रम है, तो जो एक्सपेरिमेंट है वो तो सत्य है, तो उनके स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइनली एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो एक्चुअल रिजल्ट को ही बतलाएगी। इससे हम थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसे जो रूल से लिखेंगे उससे अलग भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे अब वो प्रिंसिपल के, लेकिन कॉपर क्रोमियम उसमें मोस्ट फेमस है, वी विल स्टडी। तो दोस्तों बारी बारी हम लोग देखते हैं अलग अलग रूल्स। लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग ऑल ऑफ दीज रूल्स वन आफ्टर अनदर। सबसे पहले हम n+n रूल की बात करते हैं। Let us start with n+l rule first। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं फोर्थ रूल, दैट इज, इसको फर्स्ट ही बोल देते हैं डिस्कशन के टाइम पे, n+l रूल। ये किसके लिए है? फॉर relative comparison of energy of subcells। डिफरेंट सबसेल्स की रिलेटिव एनर्जी कंपेयर, ये बोलता है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l, lesser the energy of subcell if n+l value is equal for different subcells, then subcell with lower value of principal quantum number, lower value of n, will have lesser energy। lesser energy means higher stability। तो बहुत ही सिंपल है, जिसका n+l छोटा है, जिसका n+l छोटा है उसकी एनर्जी भी छोटी है, उसकी स्टेबिलिटी भी
बड़ी है। एज सिंपल एज दैट। बस ये छोटी सी चीज बोल रहा है। और n प्लस एल छोटा है, n प्लस एल अगर सेम है देन जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम है एंड उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बस यही n प्लस एल रूल है आपका। तो डिफरेंट सबसेल्स की एनर्जी कंपेयर करने के लिए n प्लस एल रूल का यूज करेंगे। हमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें वो प्रिंसिपल के अनुसार जिसकी सबसेल की एनर्जी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो जिसका n प्लस एल छोटा है उसकी एनर्जी छोटी है, उसकी स्टेबिलिटी बड़ी है। तो सबसे छोटा जिसका n प्लस एल होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, और जिसका उससे बड़ा है तो उसका हम एनर्जी ज्यादा है n प्लस एल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम बाद में फिल करेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए। तो सबसे कम एनर्जी वाले सब ज्यादा स्टेबिलिटी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसके n की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली पहले फिल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो दोस्तों n प्लस एल रूल ये है, और n प्लस एल रूल इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। n plus l rule is only for multi electron species। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। n plus l rule is for मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप लोग समझ गए, वो जिनमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन बोलेंगे, उनके लिए n plus l रूल है। n प्लस एल रूल से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल पता नहीं चलती, बट किसकी कम है किसकी ज्यादा है वो रिलेटिव कंपैरिजन जरूर हो जाता है। ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब मैं बोलूं कि n प्लस एल रूल की बजाय मैं सिर्फ बोल देता हूं n रूल, ये किसके लिए है एनर्जी ऑफ सबसेल्स, ये है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एन रूल किसके लिए है, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन हो गया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें वन इलेक्ट्रॉन है। तो ये एन रूल क्या बोलता है, जितना एन छोटा होगा उतनी ही एनर्जी भी कम रहेगी सबसेल की और उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी इफ n सेम है देन एनर्जी भी सेम है, यानी कि n इक्वल है तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल्स भी इक्वल है। बस यही n रूल है, दिस इज द n रूल। तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी छोटी। ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये n के हिसाब से देखोगे आप, डिफरेंट सबसेल्स की एनर्जी कंपेयर करना हो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस एल रूल लगाते हैं हम लोग, रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जैसे हाइड्रोजन, उसके लिए हम n प्लस एल रूल अप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए सिर्फ हम n देखेंगे, वैल्यू ऑफ n। जिसका n छोटा उसकी छोटी एनर्जी, जिनका n बराबर उनकी एनर्जी बराबर, उन सबसेल की एनर्जी बराबर। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं सबसे पहले, फॉर हाइड्रोजन 1s 2s में 2s 2p 2d तो होते नहीं है, आपने क्वांटम नंबर में देखा। 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। इन सब की एनर्जी क्या रहेगी, इन सब की एनर्जी बराबर है। जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसकी एनर्जी को E4 बोल देता हूं, इसकी एनर्जी को E3 बोल देता हूं, इसकी एनर्जी को E2, इसकी एनर्जी E1। यहां से यहां अपनी n की वैल्यू बढ़ रही है, L की वैल्यू यहाँ पर 0, L की वैल्यू यहाँ पर 1, पर L पे तो डिपेंड ही नहीं करता वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए है,
या हाइड्रोजन के लिए है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल्स इज दिस। जो एक ही लाइन के ऊपर है इन सब की एनर्जी क्या है, बराबर है। इन सब की एनर्जी क्या है, बराबर है। आपकी एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ दीज आर इक्वल, एनर्जी इन सब की बराबर है। तो 2s 2p की एनर्जी बराबर है, 3s 3p एंड 3d की एनर्जी बराबर है 4s 4p एंड 4d। इनका तीनों का n सेम है तो एनर्जी सेम, इन चारों का n सेम है तो एनर्जी सेम, इन दोनों का n सेम है तो एनर्जी सेम है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3, यहाँ सबके लिए n की वैल्यू 3, यहाँ n की वैल्यू 4। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। ये हाइड्रोजन के लिए था। अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूं, जनरली बाय डिफॉल्ट कुछ भी बोला जाए तो बहुमत तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही है। ज्यादातर आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ही से ही पाला पड़ेगा 99.99% इन क्वेश्चंस। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर आप बात करें, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन के लिए n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में n+l रूल से कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे मैं 1s की बात करूं, 2s की बात करूं, 2p की बात करूं, और फिर 3s की बात करूं, 3p की बात करूं, 4s की बात करूं, 3d की बात करूं। देखो यहां पर मैं n+l की वैल्यू देखूं सभी के लिए, तो ये n+l कितना आ जाएगा इधर, n l की वैल्यू तो 0 होती है इसके लिए, l की वैल्यू यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2। तो यहाँ पर कितना आ गया n+l वैल्यू बच्चों 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। राइट, ये डिफरेंट सबसेल्स हैं। यहां से यहां देखो 1 से 2, तो 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा रहेगी, 2s से 3s की एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब बोलोगे सर n+l दोनों में एक समान है, 2s और 3p में n+l एक समान है, तो किसका n बड़ा है, इसका 2 और इसका 3, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ा। इन केस ऑफ n+l की वैल्यू सेम है तो 2s से 2p से 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। 3s और 3p में n की वैल्यू n+l, 3 और 4 ये बड़ा है तो 3p की एनर्जी ज्यादा हो गई। 4s और 3p में दोनों में n+l की वैल्यू तो बराबर है 4। जब n+l की वैल्यू बराबर हो तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो इसलिए 4s की एनर्जी ज्यादा होगी 3p से। 4s और 3d की बात करो तो n+l या 4 और या 5, तो इसकी तो ज्यादा है। तो जिसका n+l बड़ा उसकी एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ज्यादा, और जिसका n+l बराबर है अगर, तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी हो जाएगी सबसेट की। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इस तरह आपकी एनर्जी बढ़ रही है ना, दिस वे एनर्जी इंक्रीजेस, दिस वे एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दैट, ये डिफरेंट। बस यही n+l रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में। देखो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा है और 3d में बाद में आ रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। 4s की एनर्जी कम है, अब प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एनर्जी के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s, क्योंकि दिस इज द ऑर्बिटल और सबसेल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, 1s is the orbital having lowest energy। तो अब प्रिंसिपल बोलता है कि सबसे पहले आप उस सब सेल से, उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करोगे जिसकी एनर्जी लोवेस्ट हो, मिनिमम हो। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम लोग देखेंगे। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर n+l एक बराबर है तो n, इस तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है डिफरेंट सब सेल में, तो आप और एक सबसेल के कोई पर्टिकुलर, जैसे 3d की बजाय 3dz² दे दिया जाए, 3dxy दे दिया जाए, तो सभी डिजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, तो 3d के हिसाब से लगा लें आप। बाकी
डी सब सेल का डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो या डी एक्स वाई हो या डी वाई जेड हो, कोई भी हो, सबकी एनर्जी बराबर कंसीडर करोगे, क्योंकि ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब सेल आर डीजेनरेट हैविंग इक्वल एनर्जी। एन प्लस एल रूल, अगर मैं बात करूं 7s 6p 5d एंड 4f, मैं बात करूं 8s 7p 6d 5f, तो बताओ n प्लस एल कितना आ गया बच्चों इधर? n प्लस एल की वैल्यू 7 प्लस 0 6 प्लस 1 5 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3, कितना आया? 7 7 7 7। सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू एक समान है, तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी। n की वैल्यू 4 5 6 7, तो एनर्जी किधर से किधर बढ़ रही है? एनर्जी इधर से इधर, एनर्जी n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। सेम वे यहां पर n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8 8 8 8 आएगी, लेकिन जिसका एनर्जी बड़ा उसका n बड़ा, तो n प्लस एल की वैल्यू एक समान है, तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी, तो इस हिसाब से हम लोग ये n प्लस एल सेम वाली कुछ हमने सबसेल लिए हैं, तो उनकी एनर्जी कंपेयर की है। सो गाइज एंड गर्ल्स, ये n प्लस एल रूल था मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। अब हम रूल जो n प्लस एल रूल कंपेरिजन में फर्स्ट हम यूज करते हैं वो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डिफरेंट सबसेल्स, इन डिफरेंट सबसेल्स, और सबसेल्स में फिल करेंगे तो उनके ऑर्बिटल्स में फिल होंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, in order of their increasing energy starting from orbital बोलो या सबसेल बोलो of lowest energy, और लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है? 1s, लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाली 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब वो एनर्जी वाला ऑर्बिटल एकदम टल्ली हो जाएगा, टल्ली मतलब फुल्ली फिल्ड, s को टल्ली होने के लिए, फुल्ली फिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, p6 होगा, d10 फुल्ली फिल्ड होगा और f14 फुल्ली फिल्ड होगा। तो जब वो फुल्ली फिल्ड हो जाए, टल्ली हो जाए, तभी उससे ज्यादा एनर्जी वाले को फिल करेंगे। जब वो टल्ली हो जाए, फुल्ली फिल्ड हो जाए, तो उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, तो कम एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले सबसेल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा में, उससे ज्यादा में, एंड दिस इज द वे। इसी को हम बोलेंगे, यही है आबो प्रिंसिपल। तो ये आबो प्रिंसिपल स्टेबिलिटी के बेसिस को बनाकर चला है। आबो प्रिंसिपल जो बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है, आबो प्रिंसिपल का ही एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। आबो प्रिंसिपल जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, उसी तरह बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, ऑलमोस्ट इट इज एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। आप लोग देखोगे तो आबो प्रिंसिपल की एनर्जी, किस सबसेल की एनर्जी कम है, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो देखो बच्चों, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ठीक है। 1p तो होता नहीं है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। 8s की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये आपको दिखने में बिल्कुल सिमेट्रिक लगे, इसलिए मैं इस फैशन में लिख रहा हूँ। 1s के बाद 1p तो होता नहीं है, 8s के बाद 8p होता है, बट दैट इज नॉट नीडेड। तो ऊपर से एक स्पेस वैकेंट सोच रहे हो,
छोड़ रहे हो तो नीचे से भी, ताकि सिमेट्रिक लगे, दिखने में आपको सुंदर लगे और याद हो जाए बस, ठीक है ना। 2s। अब देखो 2p तो होता नहीं है, 1s 1pb 1d 2p 2d तो होता नहीं है। अब 3d 4d 5d 6d 7d और 8d होता है, पर आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि यहां से एक एक ज्यादा स्पेस वैकेंट छोड़ रहे हैं, तो नीचे से भी एक एक ज्यादा स्पेस वैकेंट छोड़ते चले जाएंगे। 3f तो होता नहीं है, लेकिन 4f तो होता है, 5f भी होता है, 6f 7f 8f होता है, लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। 4f और 5f बस इतने की जरूरत है। तो जिनकी हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही, 118 एटॉमिक नंबर तक जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, उसमें ना 8s की जरूरत है, बस जो लिख रखे हैं दैट विल सफाइस। तो अब मैं उन सारे सबसेल्स को एक लाइन में रख लेता हूं, एक लाइन से कनेक्ट कर देता हूं, जिसकी एनर्जी बराबर हो, जिनका n+l बराबर हो। आपको जो मूव करना है वो डायरेक्शन ये है, आई विल एक्सप्लेन इट। देखो यहां से आप टिक टुक चलोगे हाई हिल पहन के, टिक टुक, ये जो एरो बन रहा है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन चलना है, इधर नहीं चलना, इधर ही चलना है, ये डायरेक्शन है मूवमेंट का। तो आप टिक टुक इधर चले। अब इधर से तो एंट्री मार नहीं सकते, फिर किधर जाना है, ऐसे। फिर आए आप टिक टुक, फिर इधर चले 2s में इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर इधर से तो एंट्री मार नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, टिक टुक, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ये टनली हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, तो फिर 3s में करोगे, फिर वापस आओगे क्योंकि रूल सेट है, आप इधर एंट्री मार नहीं सकते, तो 3s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो फिर 4s में जाओगे, फिर टिक टुक, तो आपको वापस घूम के आना पड़ेगा दिस वे। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1s में, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, p6 फुल्ली फिट हो जाएगा, फिर 3s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, वो फुल्ली फिल हो गया, तो फिर 3p में जाओगे, उसके बाद 4s में जाओगे, उसके बाद 3d में। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये वही है, 1s फिर 2s में भरा गया, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s और उसके बाद 3d, बिल्कुल यही लिखा था। और देखा था एनर्जी यहां से यहां बढ़ रही है। ये भी बात की थी कि 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s में पहले भरेंगे और फिर आएंगे घूमकर इधर, तो 3d में बाद में भरा जाएगा। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले सब सेल और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। जब पहले वाला टल्ली हो जाएगा तभी अगले वाले की जो सीक्वेंस एनर्जी के हम लोग लिखेंगे, वो सीक्वेंस ऐसे याद करेंगे तो मुश्किल रहेगा हमारे लिए, बट इस टेबुलर फॉर्म में हम याद कर लें, ये याद रहेगा, इट इज वेरी इजी। अब इसमें एक फैशन देखो, आप एक आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, इसमें दोनों एरो के ऊपर एक एक सबसेल है, इनमें दोनों एरो के ऊपर दो दो सबसेल हैं, इन पेयर में तीन तीन सबसेल हैं, और इसमें चार चार सबसेल हैं जो एक के ऊपर लाई कर रहे हैं। और एक लाइन के ऊपर जो भी लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए n+l की वैल्यू भी बराबर है। अगर आप देखो तो इधर n+l की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां पर n+l की वैल्यू कितनी है, यहां पर n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू और n+l की वैल्यू, यहाँ पे सभी जो भी है n+l की वैल्यू 3 है। यहाँ पे जितने भी हैं 4s और 3p के लिए n+l की वैल्यू 4 है, इनके लिए 5 है, इनके लिए 6 है, इनके लिए 7 है और इनके लिए 8 है। अब बोलोगे सर ये एरो ऐसे क्यों बनाया, ये तो आपका प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली हमने बनाया एनर्जी के हिसाब से, n+l रूल के हिसाब से। 4f 5d 6p एंड 7 है, सबके लिए n+l वैल्यू की तो 7 है, तो जिसका n बढ़ा उसकी एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ n की वैल्यू 4 5 6 7, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, तो पहले कम एनर्जी वाले में फिल करेंगे, बाद में ज्यादा एनर्जी वाले में आएंगे, पहले वाले को टल्ली करते हुए।
तो यहां से फिल करना स्टार्ट करें फिर इधर जाएं, यहां से फिल करना स्टार्ट करें इधर, यहां से फिल करना स्टार्ट करेंगे, एनर्जी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, इसलिए एरो इधर है। तो इसलिए एरो इधर क्यों बनाए गए हैं, ये एनर्जी के हिसाब से बनाए गए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों इस तरह दो चीज ध्यान रखोगे। आप क्या, आप जैसे ही एक लाइन पे रखने की कोशिश करते हो, ये टेबल आपको सबको बनानी आनी चाहिए। एंड दिस टेबल इज इजी, जो स्टाइल से मैंने आपको बनाया है 1s से 8s, फिर पी ऊपर नीचे से एक साथ डी में, फिर एक और हॉरिजॉन्टल रो में खाली जगह छोड़ दो, और फिर एक एक इस तरह सिमेट्रिक है, एक एक कम करते चले जाओ, एक एक और सबसेल कम लिखते चले जाओ, इस तरह आप याद। दूसरा तरीका देखने का, आप गलती तो नहीं कर रहे हो, एक लाइन के ऊपर, एक एरो के ऊपर जितने भी सबसेल होंगे सबके लिए n+n बराबर होगा, यस और नो। अब 8 एरो हैं, उसमें दो दो के पेयर में रख लो, पहले दो में एक एक सबसेल है, फिर दो दो सबसेल है, फिर अगले पेयर के ऊपर तीन तीन सबसेल है, अगले पेयर ऑफ एरो के ऊपर चार चार सबसेल है, दिस वे। और एक एरो के ऊपर जितनी भी सबसेल है सबके लिए n+n बराबर है, और n इधर से इधर बढ़ रहा है तो एनर्जी भी इधर से इधर, इसलिए एरो का डायरेक्शन ये है। तो दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड। तो यहां से चलोगे, टिक टुक 1s को टल्ली कर दोगे तो फिर 2s को टल्ली करोगे, फिर 2s टल्ली होने के बाद फिर 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये आपको दिस कंप्लीटली मस्ट बी देयर इन योर माइंड, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। दिस मस्ट बी देयर इन योर माइंड गाइस। तो ये काम की चीज है, अब प्रिंसिपल बस ये टेबल ही खुद अब प्रिंसिपल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली अरेंज कर रखा है, इस तरह आप याद कर लो, और बहुत ही सिंपल है, इट इज टू कीप इन माइंड। तो ये टेबल सबके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, दैट मस्ट बी डायरेक्टली मैप्ड इन योर माइंड। गाइज एंड गर्ल्स प्लीज फाइंड इट, जिसको ये टेबल पूरी आप प्रिंसिपल की ये टेबल दिमाग में छपी हुई है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इज वेरी इजी, इन फैक्ट वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये हो गया। तो किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम देख लेते हैं ऑवर प्रिंसिपल के अनुसार। तो ऑवर प्रिंसिपल एंड n+l रूल आर डन। द ऑवर प्रिंसिपल के बाद दूसरा है हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये किसके लिए है, एक सबसेल के जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ये रूल है। ये रूल क्या बोलता है, जैसे p के लिए 3 ऑर्बिटल होंगे p सबसेल में, px, py एंड pz। d में 5 ऑर्बिटल होंगे, dxy, yz, zx, x2, y², और f में np, nd, nf, जो भी होगा n की वैल्यू, f सबसेल 4f, 5f, 10 दो f कहाँ आएंगे आपको, तो 7 सबसेल होंगे आपको, 7 सबसेल होंगे। तो एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल हम लोग दिखा रहे हैं, 7 हमारे बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। जैसे मैं np1 है, np1 है तो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, np2 है तो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए, सेम स्पिन में होने चाहिए। np3 मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे 3 होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रख देता हूं तो हर्ट्ज रूल गलत हो जाएगा, यानी कि सारे डीजनरेट ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसी के बाद किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल की पेयरिंग हो सकती है। वो पांचों डीजनरेट है, बराबर एनर्जी के हैं डी में, तो किसी की पेयरिंग हो सकती है, जरूर नहीं है फर्स्ट में ही करो, थर्ड में पेयरिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको जैसे p3 है तो सभी की स्पिन आप कैसे भी रखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो कोई गलती नहीं है, कोई ऐसा सेट रूल नहीं है उसके लिए, लेकिन जिनकी भी स्पिन होगी वो सेम होगी। जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उन सभी का किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में स्पिन सेम रहेगा आपका। ये रूल्स ऐसा ही आपको फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलेंगे। तो p3 की ये सिचुएशन रहेगी। अगर मैं p4 की बात करूं तो किसी भी एक जगह पेयरिंग कर दो, इधर इधर इधर, पर जनरली हम सबसे पहले वाले में पेयरिंग करते हैं। इन तीनों में से एक px है, दूसरा py है और तीसरा pz,
डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। P5 की बात करूं तो ऐसे हो गया, किसी भी दो में पेयरिंग कर दो, इस दोनों में भी कर सकते हो बीच वाले को। P6 तो सब फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए हम इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम इस तरह हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, तो डी सबसेल में 5 डब्बा मतलब 5 ऑर्बिटल है। ये डब्बा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द सिस्टम दैट वी यूज व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डीजनरेट ऑर्बिटल डी के हैं। अगर मैं D1 लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, यहां पे कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं मन चाहे हो। D2 तो ऐसे होगा, D3 तो ऐसे होगा। अगर D3 मैंने ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो गई। जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक सब सिंगली फिल्ड ना हो जाए। पांचों बराबर है, बराबर एनर्जी का, सबको बराबर अधिकार है। D3 D4 ये हो गया, D5 ये हो गया। D5 होने के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। D6 की मैं बात करूंगा तो किसी भी एक में पेयरिंग कर दो मन चाहे उसमें, मैंने पहले वाले में कर दी। D7 D8 D9 और D10, तो ये D10 हो गया फुल्ली फिल्ड। D10 से ज्यादा हो नहीं सकते, सब तो फुल्ली फिल्ड हो गए। D11 हो ही नहीं सकता, 5 ऑर्बिटल है। F1 ये इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एक में फिल कर दो। F2 ये सबकी स्पिन सेम होनी चाहिए जो भी अनपेयर्ड है। F3 F4 F5 F6, अगर F6 ऐसे कर देते हो तो आपने गलत कर दिया, या F6 ऐसे भी कर देते हो तो भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि टोटल जो स्पिन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन होनी चाहिए। अगर मैं एक का भी स्पिन अपोजिट कर देता हूं तो सबका प्लस हाफ हो रहा है तो उसका माइनस हाफ होते ही कम कर देगा वो, है ना। क्लॉकवाइज का प्लस हाफ तो एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, यानी कि सब सिंगली फिल्ड करोगे और सबकी स्पिन जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ स्पिन सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया आपका F7 तक हो गया। F8 की बात करूंगा तो ये F9 F10 F11 ऐसे भी कर सकते हो, पर सिस्टमेटिकली तो F12 13 एंड F14, ये F14 हो गया फुल्ली फिल्ड F। तो ये फुल्ली फिल्ड P6 D10 फुल्ली फिल्ड एंड F14। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड देन पेयरिंग स्टार्ट्स। यही हर्ट्ज रूल है, यही हर्ट्ज रूल है। तो हर्ट्ज रूल क्या बोलता है आपको, according to Hund's rule, in degenerate orbitals of a subcell, electrons are first filled singly, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे एंड देन सब सिंगल हो गए तो देन पेयरिंग स्टार्ट्स। और इसी तरह ही आपकी स्पिन मैक्सिमम हो सकती है, इसी तरह आपकी स्पिन मैक्सिमम हो सकती है। आप बोलोगे सर हंट्स रूल तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, या मैक्सिमम स्पिन का मतलब क्या है। मैक्सिमम स्पिन, जो टोटल स्पिन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो मैं P3 की बात करता हूं तो P3 एक ऐसे लिख सकते हैं, P3 ऐसे भी लिख सकते हैं। P3 को अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। P3 ऐसे भी लिख सकते हैं, P3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P3 की हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल स्पिन बताओ कितनी हो गई, टोटल स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाइड बाई हाफ, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। हम मॉडुलस ले लेते हैं स्पिन का, तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ मतलब -3/2, तो मॉडुलस लेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ ही आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, एक का स्पिन हाफ हो गया। इसका प्लस हाफ और माइनस हाफ समेशन 0 हो गया, इसका प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन क्या आ गई, प्लस हाफ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ,
यानी कि प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गए। जहां पेयरिंग हो गई वहां पे टोटल स्पिन अपने आप जीरो हो जाती है प्लस हाफ माइनस हाफ की वजह से। तो सिर्फ हाफ, सिर्फ 1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ आया आपका, यानी कि ओनली हाफ आया। यहां पे बात करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, या इसकी ले लो माइनस हाफ, इसकी माइनस हाफ और इसकी प्लस हाफ, वैसे भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। एक डायरेक्शन में प्लस हाफ तो दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हाफ लोगे, लाइक दिस। तो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो और प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी आ गई आपकी, बताओ। मैक्सिमम स्पिन किस में है, मैक्सिमम स्पिन इन दोनों में, तो ये दोनों करेक्ट है और ये आपको प्रिंसिपल के अनुसार रॉन्ग है। ये दोनों करेक्ट है, तो स्पिन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और जब टोटल स्पिन मैक्सिमम होगी तो एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अभी जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। ये मॉडुलस ले लिया मैंने। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब टोटल स्पिन मैक्सिमम होगी। टोटल स्पिन जब मैक्सिमम होगी, दिस इज टोटल स्पिन। टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, टोटल स्पिन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई हाफ, यानी कि n बाई टू, वेयर n इज नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n is not principal quantum number, n is unpaired electron। तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी ये, तो यहां पर मैं सिग्मा एस को n बाई टू यहां पर पुट करूं तो इसी को मैं n प्लस एन भी लिख सकता हूं, पर n क्या है यहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी n प्लस वन या 2 सिग्मा एस प्लस वन। टोटल स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए, जब टोटल स्पिन मैक्सिमम होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी। तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन दोनों केस में है। जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी और टोटल स्पिन मैक्सिमम है, हर्ट्ज रूल बोलता है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए सही है। तो पूरा मतलब समझ गए, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह कॉन्फ़िगर करो, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, 2 सिग्मा एस प्लस वन या फिर n प्लस वन, और n है यहाँ पर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी स्पिन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये ध्यान रखना, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा आप पाओगे। लास्ट हम लोग लिखते हैं थर्ड रूल, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये है ओके। पहले आप एंटी क्लॉकवाइज बाद में क्लॉकवाइज कर दो, और पहले क्लॉकवाइज बाद में एंटी क्लॉकवाइज, वो कुछ भी लिख दो, पर अपोजिट तो है। दोनों को सेम स्पिन कर लो क्लॉकवाइज, दोनों की सेम स्पिन कर लो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार परमिटेड नहीं है। तो दीज आर देयर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, n ऑर्बिटल, चाहे वो डीजेनरेट ऑर्बिटल का ऑर्बिटल हो या अलग से कोई ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स and these electrons are of opposite spins। 2 electrons are of opposite spins, ये हो जाएगा आपका maximum 2 electron and these 2 electrons are must be of opposite spin। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। तो ये मान्य है, ये मान्य है, पर ये मान्य नहीं है।
तो दो ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। इसी को ही दूसरे स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, और स्टेटमेंट 2 अगर मैं बोलूं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट 2 अगर हम बोले बच्चों, तो स्टेटमेंट 2 बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और आयन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सेम इसी चीज को, तो ये भी वही चीज बता रही है फाइनली, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आयन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम। NLMS 4 क्वांटम नंबर है, चारों की वैल्यू का जो एक सेट बनेगा, 4 वैल्यू से जो सेट बनेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो सेट यूनिक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यूनिक होता है और चारों क्वांटम नंबर एक यूनिक एड्रेस इलेक्ट्रॉन का देते हैं। एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन, स्पिन, ये चारों मिलाकर एक यूनिक सेट। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। जैसे पोटेशियम में 90 इलेक्ट्रॉन है, तो 10वां इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन या फिर 19वां इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, सभी के लिए NLMS 4 वैल्यूज का सेट देखें, हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक है। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं इन ए पर्टिकुलर एटम। तो दोनों स्टेटमेंट का कुल मिलाकर मतलब यही है। ये देखा था आपने स्टेटमेंट 1 के अनुसार। स्टेटमेंट 2 से हम देखें तो इसी चीज को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 2s2 है ना, फॉर एग्जांपल। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, इसी चीज को समझने के लिए NLMS, N की वैल्यू 2O2 है, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी S के लिए? अरे भाई 1s 2s 3s सबके लिए 0। M की वैल्यू -0 टू +0, इसके लिए +½ ले लेंगे तो उसके लिए -½ और वाइस वर्सा। N की वैल्यू कितनी है? 2O2, L की वैल्यू 0 0 होती है, M की वैल्यू तो -L2 +L 0 0 ही हो गई, और S की वैल्यू उसके लिए -½ बोल दोगे तो इसके लिए +½ अपने आप हो जाएगी। N की वैल्यू 2 2 0 0, M की वैल्यू भी 0 0 हो गई, और L की वैल्यू क्या हो गई? +½ N +½ 2 2 हो गई N की वैल्यू, L की वैल्यू 0 0, M की वैल्यू 0 0, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज बोल दोगे तो जनरल कन्वेंशन के अनुसार जनरली हम -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ देखो 4 वैल्यूज का सेट देखो, NLMS, और यहाँ 4 वैल्यू का सेट। 3 वैल्यूज तो सेम है, लेकिन चौथा ये डिफरेंट हो गया S की वैल्यू। तो एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन दोनों का सेम नहीं है, तो हेंस दिस इज ओके। अगर मैं इधर बात करूं तो 3 तो सेम है आपके NL और M, लेकिन पूरा सेट देखें तो यहाँ -½ हो गया और ये +½ तो सेट सेम नहीं है। चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है हर इलेक्ट्रॉन का अलग होना चाहिए। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, तो ये भी ठीक है, यहाँ सेट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये सेट और ये सेट तो सेम ही है, सेम हो ही नहीं सकता। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एड्रेस होता है, एड्रेस यूनिक होता है। इसलिए ये क्रॉस, इधर भी सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम हो गया अगर ऐसा लें, तो ये भी क्रॉस, ये भी मान्य नहीं है। यानी कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ these रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। ये थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए है। एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताएंगी, इसलिए इन रूल के अबव प्रिंसिपल के स्पेशली एक्सेप्शंस हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सम ऑफ द एलिमेंट्स स्पेशली कॉपर क्रोमियम जो याद रखना होता है,
Let us stop here, guys and girls. We will continue with the electronic configuration in next lecture. How to write electronic configuration, उसके example लेंगे in the very next lecture. Thank you very much. Let us stop here. जय हिंद, जय भारत.